नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मार्मिक कहानी पूस की रात पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, उनकी कहानियां हमेशा आम आदमी के जीवन से जुड़ी होती हैं। हाँ, और बड़ी ईमानदारी से वो सच्चाइयों को सामने रखते हैं। पूस की रात तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उसके पीछे जो मतलब छुपा है जी। उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उसके संदेश और उसकी कला को। तो कहानी का जो ताना बाना है वो कुछ ऐसा है। हल्कू नाम का एक गरीब किसान है, उसकी पत्नी है मुन्नी, और सामने है पूस की वो कड़ाके की ठंड वाली हाथ। जी। और जाड़े से बचने के लिए कंबल चाहिए। हाँ, जिसके लिए पैसे बचाए भी थे, पर कहानी की शुरुआत में ही वो पैसे कहीं और देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से मतलब प्रेमचंद समाज की उस दुखती रग पर हाथ रखते हैं। अच्छा। वो 3 रुपए जो हल्कू ने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे कंबल के लिए, हाँ, वो जमींदार को लगान चुकाने के लिए दे देता है। ओह, तो जरूरत पीछे रह गई। हाँ, ये सिर्फ गरीबी नहीं दिखाता, ये उस व्यवस्था पर भी सवाल है जहाँ इंसान की बुनियादी जरूरत जैसे ठंड से बचना वो उसकी इज्जत या सामाजिक दबाव के सामने छोटी पड़ जाती है। सही बात है। जरूरत और मजबूरी के बीच का संघर्ष है ये तो। बिल्कुल। और फिर कहानी उस रात पर फोकस करती है जब हल्कू को अपनी फसल नील गायों से बचाने के लिए खेत की रखवाली करनी है। जी, पूस की वो रात। और सोचिए, उसके पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना कोई लिहाफ। ठंड ऐसी कि हाड़ कंपा दे। हाँ। और उसका साथी कौन है? बस उसका कुत्ता जबरा। हाँ, जबरा। जबरा का होना यहाँ बहुत जरूरी है। वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो हल्कू के अकेलेपन का, उसकी बेबसी का साथी है। सही। और देखिए, प्रेमचंद का यथार्थवाद, वो ठंड को बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। अच्छा, कैसे दिखाते हैं फिर? वो हल्कू के छोटे छोटे प्रयासों से दिखाते हैं, जैसे पत्तियां जमा करके आग जलाना। हाँ। या जबरा को गले लगाकर थोड़ी गर्माहट महसूस करना। इसी से उस भयानक ठंड का अंदाजा लगता है। ये प्रकृति का प्रकोप भी है और शायद समाज की बेरुखी भी। बिल्कुल, उदासीनता का प्रतीक। तो वो आग की जो गर्माहट है वो उसे थोड़ी राहत तो देती है, क्षणिक ही सही। हाँ, पर शायद यही लापरवाही का कारण भी बन जाती है। कैसे? हल्कू आग के पास लेटा रहता है। हाँ। और उसे नींद आ जाती है। ओह, और इसी बीच नील गायें खेत में घुस आती हैं और पूरी फसल। हाँ, पूरी फसल तहस नहस कर देती हैं। ये कहानी का क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है। जबरा भौंकता है, हल्कू को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्कू ठंड के डर से उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। तो क्या ये सिर्फ आलस है या कुछ और? यही सवाल है। क्या ये सिर्फ आलस है या उस अंतहीन मेहनत के चक्र से, उस गरीबी से उपजी गहरी थकान और निराशा है जिसने उसकी इच्छा शक्ति को ही शायद खत्म कर दिया है? ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। और फिर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। सुबह जब हल्कू उठता है, जी, अपनी बर्बाद फसल देखता है, तो उसे दुख या गुस्सा नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब उसकी पत्नी मुन्नी उदास होती है, दुखी होती है, तो हल्कू कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा क्या? उसे राहत महसूस होती है फसल बर्बाद होने पर। हाँ, उसे एक तरह की राहत महसूस होती है। अजीब है ये तो। यही तो वो बिंदु है जो कहानी को इतना खास, इतना कालजयी बनाता है। ये राहत बहुत जटिल है, इसे समझना आसान नहीं। तो क्या मतलब निकालें इसका? ये उस व्यवस्था के प्रति एक तरह का मौन विद्रोह भी हो सकता है। विद्रोह कैसे? ओह, मतलब नुकसान में ही एक तरह की आजादी। हाँ, एक कड़वी आजादी जो नुकसान की कीमत पर मिली है। ये दिखाता है कि गरीबी और लाचारी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है कि बर्बादी भी सुकून लगने लगे। तो प्रेमचंद यहाँ सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उस पूरी सामाजिक आर्थिक संरचना पर टिप्पणी कर रहे हैं जो इंसान को इस हाल में पहुंचा देती है। एकदम सही। और देखिए, भाषा कितनी सरल है। हाँ, बिल्कुल आम बोलचाल की, लेकिन चोट कितनी गहरी है। जी, पूस की रात हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और यहाँ एक विचार शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि हल्कू की वो राहत, क्या वो सिर्फ उस एक रात की हाड़ कंपा देने वाली ठंड से बचने की एक क्षणिक भावना थी, एक फिजिकल रिलीफ, या ये उस कभी ना खत्म होने वाले, उस थका देने वाले संघर्ष से मुक्ति पाने की गहरी दबी हुई इच्छा का प्रतीक था जिसका वो रोजाना सामना करता था? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, प्रेमचंद इसका जवाब हमें खुद तलाशने के लिए छोड़ देते हैं।